हेलो टू ऑल ऑफ़ यू यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 MCQs ऑन द टॉपिक रेडिएशन प्रोटेक्शन। ठीक है, 50 MCQs मिलेंगे आपको जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। जो भी आपका अपकमिंग एक्सरे टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर का कंपटीशन एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये जो टॉप 50 MCQs के अंदर वी विल ट्राई कि जो पूरा रेडिएशन प्रोटेक्शन का पूरा कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर कर लेंगे बिकॉज ऑफ होल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक और बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, वो बिल्कुल एस्पायरेंट्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रेडियोलॉजी कंप्लीट कोर्स, जो एक बेनिफिट है इस कोर्स का वो ये है कि ये फर्स्ट 7 डेज़ के लिए बिल्कुल फ्री है, जो कोई भी और ऐप आपको ये बेनिफिट नहीं देता है। फर्स्ट 7 डेज़ के लिए बिल्कुल फ्री है। इस 7 डेज़ के अंदर आप कोर्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आफ्टर 7 डेज़ अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है तो आप बाय कर सकते हैं ओनली 499 में। और अगर इस 499 में भी आप कोड लगाते हैं रेडिएशन, तो ये कोड लगाने पे आपको मिलेगा 10% ऑफ। ठीक है, और ये जो कोर्स में आपको कंटेंट मिलने वाला है वो सारे एग्ज़ाम के टेस्ट पेपर, MCQs, PDF, टॉपिक वाइज कंटेंट, 15,000 प्लस 1 लाइनर सॉल्यूशंस, चैट डाउट सपोर्ट, ये सब आपको एस्पायरेंट्स अवेलेबल करवाएगा ओनली 499 में। और अगर आप कोड लगाएंगे रेडिएशन तो आपको 10% ऑफ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 MCQs ऑन द टॉपिक रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, बायोलॉजिक मटेरियल इरेडिएटेड अंडर हाइपॉक्सिक कंडीशन इज। ठीक है, बायोलॉजिक मटेरियल जब रेडिएट हुआ है हाइपॉक्सिक कंडीशंस के अंडर में तो क्या होगा? मोर सेंसिटिव देन व्हेन रेडिएटेड अंडर ऑक्सीजनेटेड कंडीशन, ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा जब वो रेडिएट होगा ऑक्सीजनेटेड कंडीशन में, उसके कंपैरिजन में लेस सेंसिटिव रहेगा जब वो इरेडिएटेड होगा अंडर एनॉक्सिक कंडीशन। लेस सेंसिटिव देन व्हेन इरेडिएटेड अंडर ऑक्सीजनेटेड कंडीशन, या फिर अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बिल्कुल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इससे, जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें ये पता होता है कि ऑक्सीजन का रोल क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन एनहांस करता है क्या? ऑक्सीजन एनहांसेस रेडिएशन डैमेज। ठीक है, मतलब कि रेडिएशन की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेडिएशन के कारण डैमेज है वो ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन एनहांसेस रेडिएशन डैमेज कैसे? बाय फिक्सिंग फ्री रेडिकल। ठीक है, बाय फिक्सिंग फ्री रेडिकल तो क्या हो जाएगा? इट इंड्यूस्ड DNA डैमेज। इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीजन एनहांसमेंट अफेक्ट। मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेडिएशन के कारण जो डैमेज है वो बढ़ रहा है। तो मतलब कि अगर कोई ट्यूमर सेल्स है और वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, तो डैमेज ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब कि अच्छा रहेगा। और अगर मैं बात करूँ हाइपॉक्सिक कंडीशन में, लो ऑक्सीजन में, तो लो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? बहुत ही कम रेडिकल्स स्टेबलाइज होंगे। तो क्या होगा? लेस बायोलॉजिकल डैमेज। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस वो ऑप्शंस के साइड। पहला ऑप्शन है मोर सेंसिटिव देन व्हेन इरेडिएटेड अंडर ऑक्सीजनेटेड कंडीशन। तो ये तो क्या हो गया भाई? ऑक्सीजन अफेक्ट के अपोजिट हो गया। बायोलॉजिक मटेरियल इरेडिएटेड अंडर हाइपॉक्सिक कंडीशन इज़ मोर सेंसिटिव। नहीं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या होंगे? ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेडिएशन के कारण जो डैमेज है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये अपोजिट हो गया, ये होना चाहिए था बायोलॉजिक मटेरियल इरेडिएटेड अंडर हाइपॉक्सिक कंडीशन इज़ लेस सेंसिटिव देन व्हेन इरेडिएटेड अंडर ऑक्सीजनेटेड कंडीशन। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा लेस सेंसिटिव देन व्हेन इरेडिएटेड अंडर एनॉक्सिक कंडीशन। ठीक है, एनॉक्सिक का मतलब क्या हो गया भाई? अब तो क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट ही है। एनॉक्सिक का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन है ही नहीं। और हाइपोक्सिक का मतलब क्या था कि ऑक्सीजन क्या था? कम था, है ना?
लो, कम था, और ऑक्सीजनेट का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर मतलब पूरा था, ठीक है। तो लेस सेंसिटिव देन व्हेन इरेडिएटेड अंडर एनॉक्सिक कंडीशन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन एटलीस्ट है तो सही, नहीं होने के कंपैरिजन में, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है लेस सेंसिटिव देन व्हेन इरेडिएटेड अंडर ऑक्सीजनेटेड कंडीशन, ठीक है। कम सेंसिटिव होगा जब हम इसे कंपेयर करेंगे ऑक्सीजनेटेड कंडीशन में, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाइपोक्सिक कंडीशन के अंदर जो बायोलॉजिकल मटेरियल इरेडिएटेड हुए हैं वो लेस सेंसिटिव होंगे एज़ कम्पेयर टू व्हेन दे विल इरेडिएटेड अंडर ऑक्सीजनेटेड कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनअफेक्टेड नहीं, ऑक्सीजन क्लियरली अफेक्ट्स रेडियो सेंसिटिविटी। आई होप कि अब आपको बिल्कुल से समझ में आ गया होगा क्या मेन पर्पस था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बायोलॉजिकल मटेरियल इरेडिएट हुए हैं दैट्स आर मोर सेंसिटिव, ठीक है, मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स रेडिएशन डैमेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऑक्सीजनेटेड में सबसे ज़्यादा, देन हाइपोक्सिया जब ऑक्सीजन कम है, एंड देन एनॉक्सिक जब ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है। क्लियर है। स्टिल कोई भी डाउट हो तो अभी लाइव चैट्स में मैं अवेलेबल हो, जो अब ये तो प्रीमियर चल रहा है ना वीडियो का, लेकिन लाइव चैट में मैं अवेलेबल हूँ, तो आप वो पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द NCRP दैट इज़ नेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट, द मंथली गेस्टेशनल डोज इक्विवेलेंट लिमिट और एम्ब्रियो और फीटस ऑफ अ प्रेग्नेंट रेडियोग्राफर इज़, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि NCRP की मंथली गेस्टेशनल डोज लिमिट क्या है एम्ब्रियो और फीटस के लिए। तो अगर मैं बात करूँ मंथली की, तो मंथली कितनी होती है 0.5 मिलीसाइवर्ट, और वही अगर मैं बात करूँ टोटल गेस्टेशनल लिमिट की, तो वो कितनी हो जाती है हमारी 5 मिलीसाइवर्ट, तो वो कितनी हो जाएगी 5 मिलीसाइवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टोकास्टिक प्रोबेबिलिस्टिक अफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन आर दोज दैट, स्टोकास्टिक या फिर इसको हम प्रोबेबिलिस्टिक अफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसे प्रोबेबिलिस्टिक अफेक्ट, बिकॉज विथ इंक्रीज इन डोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ स्टोकास्टिक अफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन आर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये वो अफेक्ट्स होते हैं, कौन से होते हैं, जिनका थ्रेशोल्ड है, या फिर इसको हम ऑल और नथिंग अफेक्ट्स के उससे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर ये लेट अफेक्ट होते हैं। तो भाई जो स्टोकास्टिक अफेक्ट है उसकी कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं है, ठीक है, इसकी कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट क्या है, स्टोकास्टिक अफेक्ट प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेज विद डोज, सीवियरिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डोज लाइक कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशन, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, मे बी डिस्क्राइब्ड एज ऑल और नथिंग अफेक्ट, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है, या तो अफेक्ट आइदर मैनिफेस्ट और इट डजेंट, है ना, आर लेट अफेक्ट, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, जैसे कि जो कैंसर हो गए, जेनेटिक अफेक्ट्स हो गए, टिपिकली अपीयर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर एक्सपोजर, तो ये बाकी के 2 पॉइंट एकदम सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ पब्लिक एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन इज़ फ्रॉम मेडिकल सोर्सेज, जो पब्लिक एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन से, वो कितना परसेंट मेडिकल सोर्सेज की वजह से हो रहा है, 5%, 10%, 25% या फिर 50%। तो भाई जो मेडिकल रेडिएशन एक्सपोजर्स है, तो जो मेडिकल इमेजिंग है वो क्या है, ठीक है, जो मेडिकल सोर्सेस है, जो मेडिकल इमेजिंग है वो क्या है, लार्जेस्ट मैन मेड सोर्स है रेडिएशन एक्सपोजर का, लार्जेस्ट मैन मेड सोर्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। तो अबाउट 50% ऑफ टोटल पब्लिक, इट अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ टोटल पब्लिक एक्सपोजर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स हैज़ द ग्रेटेस्ट रेडियो सेंसिटिविटी इन द एडल्ट वुमेन, कौन से टाइप ऑफ सेल्स की रेडियो सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, नर्व सेल्स, मसल सेल, स्पर्मेटिड्स या फिर लिम्फोसाइट्स। तो अगर मैं बात करूँ इनमें, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। क्यों भाई लिम्फोसाइट्स क्यों है मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, क्योंकि ये हाईली माइटोटिक है,
अनडिफ्रेंशिएटेड हैं, एंड एक्सट्रीमली रेडियो सेंसिटिव। बाकी ऑप्शंस को भी अगर हम एक्सप्लोर करें तो नर्व सेल्स क्या है, हाईली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं ये तो रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं। मसल सेल्स भी रेजिस्टेंट है। जो स्पर्मेटिव्स है वो भी सेंसिटिव है बट लेस देन लिम्फोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्यूपेशनल रेडिएशन मॉनिटरिंग इज़ रिक्वायर्ड व्हेन इट इज़ पॉसिबल दैट द इंडिविजुअल माइट रिसीव मोर देन। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेडिएशन मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट तब है तब ये पॉसिबल हो कि किसी इंडिविजुअल को कितने से ज़्यादा डोज लगी है। 5 मिली रोएंजन इक्विवेलेंट मैन, 10 मिली रोएंजन इक्विवेलेंट मैन, 1/10 ऑफ द एनुअल डोज लिमिट, या फिर 1/4 ऑफ द एनुअल डोज लिमिट। तो क्या हो जाएगा, तो मॉनिटरिंग कब रिक्वायर्ड होती है, इफ़ अ वर्कर में रिसीव मोर देन 10% ऑफ द एनुअल डोज लिमिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोर्सेज ऑफ नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन कंट्रीब्यूटिंग टू होल बॉडी रेडिएशन डोज इंक्लूड। ठीक है, इनमें से कौन से नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन के सोर्सेज है जो कि होल बॉडी रेडिएशन डोज में कंट्रीब्यूट करेंगे। डेंटल एक्सरे, टेरेस्ट्रियल रेडियो न्यूक्लाइड्स, इंटरनल रेडियो न्यूक्लाइड्स, 1 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3, या 1, 2 एंड 3। तो अगर मैं बात करूँ सोर्सेज ऑफ नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन, तो जो डेंटल एक्सरेज है वो तो क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैन मेड आर्टिफिशियल radiation. It is not a type of natural background radiation. Natural background radiation comes from three main sources. Natural background radiation comes from three main sources. एक तो हमारा हो गया हमारा cosmic rays, एक हो गया हमारा terrestrial, और एक हो गया हमारा इंटरनल। ठीक है, देखो कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेज हो गई, इसमें टेरेस्ट्रियल हो गए जो कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर से, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट के अंदर से जो रेडियो न्यूक्लाइड्स है वो आ रहे हैं, वो आ गए टेरेस्ट्रियल के अंदर। जो इंटरनल की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल रेडिएशन हो गए वो रेडियो न्यूक्लाइड्स जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट इन द बॉडी, लाइक पोटेशियम 40, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोर्सेज ऑफ नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन इज ऑप्शन 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इरेडिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद इन द बॉडी एंड देयर रिजल्टिंग ब्रेकडाउन इज टर्म। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वाटर मॉलिक्यूल्स पे रेडिएशन रेडिएट हुए वो बॉडी के अंदर और उसके बाद वो ब्रेकडाउन हुए, टूटे, तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एपिलेशन, रेडियोलाइसिस, प्रोलिफरेशन, या फिर रीपॉपुलेशन। तो देखो रेडिएशन ने क्या किया, स्प्लिट कर दिया वाटर को, रेडिएशन स्प्लिट्स वाटर इन फ्री रेडिकल्स, ठीक है, H+ OH- में। तो दिस कॉज इनडायरेक्ट DNA डैमेज। क्या हो जाएगा ये, इनडायरेक्ट DNA डैमेज, या फिर हम इसको इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन बोल देंगे, इनडायरेक्ट तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियोलाइसिस। ठीक है, जो रेडिएशन की वजह से क्या हुआ है, स्प्लिट हुआ है, क्या बोलते हैं इसको हम, रेडियोलाइसिस, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। एपिलेशन का मतलब तो क्या हो जाता है, लॉस ऑफ हेयर। ठीक है, जो रेडिएशन की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, दैट इज़ एपिलेशन। प्रोलिफरेशन हो जाता है सेल का डिवीज़न, रीपॉपुलेशन हो जाता है टिश्यू की रिकवरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक एक्स रेडिएशन में भी करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज। डायग्नोस्टिक एक्स रेडिएशन को इनमें से कौन सा टर्म करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है, लो एनर्जी, लो लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र, लो एनर्जी, हाई एलईडी, हाई एनर्जी, लो एलईडी, हाई एनर्जी, हाई एलईडी। तो अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक एक्सरेज की तो इट इज़ अ टिपिकली लो एनर्जी। ठीक है, बिकॉज अगर हम इसे कंपेयर करेंगे थेरेपेटिक और हाई एनर्जी एक्सरेज से, क्योंकि डायग्नोस्टिक एक्स रेडिएशन की बात कर रहा है, मेंशन कर रहा है डायग्नोस्टिक में जो रेडिएशन यूज़ होती है, तो डायग्नोस्टिक में जो रेडिएशन यूज़ होती है उसकी हम कंपेरेटिवली लो एनर्जी मांगते हैं, मतलब लो टू मॉडरेट मानते हैं। तो मॉडरेट का हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है ना। तो जो हाई एनर्जी की एक्सरेज हो जाती है वो
हाई एनर्जी वाले हो जाते हैं, एक तो गामा रेज हो जाती है, और हाई एनर्जी एक्सरेज है जो थेरेपेटिक प्रोसीजर्स में काम आ रहे हैं, ठीक है, थेरेपेटिक में काम आ रही है। तो जो डायग्नोस्टिक एक्सरे रेडिएशन है मे बी करेक्टली डिस्क्राइब टिपिकली डिस्क्राइब्ड एज, या फिर मे बी करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज लो एनर्जी एंड लो एलईटी, ठीक है। जो इनका लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र है वो भी लो होता है, इसका मतलब कि दे डिपॉजिट एनर्जी स्पार्सली अलॉन्ग देयर पाथ, ठीक है। हाई एलईटी वाले कौन से हो जाते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लो एनर्जी एंड लो एलईटी, क्योंकि मेंशन किया डायग्नोस्टिक एक्सरे रेज। नेक्स्ट है हमारा लेट रेडिएशन इंड्यूस सोमेटिक अफेक्ट्स इंक्लूड्स थायराइड कैंसर, कैटेरेक्टोजेनेसिस, जेनेटिक म्यूटेशंस, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या 1, 2 एंड 3। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेट रेडिएशन इंड्यूस सोमेटिक अफेक्ट्स, ठीक है। लेट रेडिएशन इंड्यूस सोमेटिक अफेक्ट, इनमें से कौन कौन से अफेक्ट्स इंक्लूड कर देगा, कौन, थायराइड कैंसर, कैटेरेक्ट, जेनेटिक म्यूटेशन। तो अगर मैं बात करूँ लेट रेडिएशन कौन कौन से सोमेटिक अफेक्ट्स इंक्लूड कर रहा है, तो देखो जो जेनेटिक म्यूटेशंस है वो बेसिकली हेयरडिटरी, ठीक है, हेयरडिटरी अफेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं, ना कि सोमेटिक अफेक्ट के अंदर। तो लेट रेडिएशन इंड्यूस सोमेटिक अफेक्ट के अंदर आ जाएंगे कैंसर, जैसे कि ये हो गया थायराइड कैंसर्स, कैटेरेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1 एंड 2 ओनली। सोमेटिक अफेक्ट्स अफेक्ट एक्सपोज इंडिविजुअल और जेनेटिक अफेक्ट्स अफेक्ट फ्यूचर जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच टाइम एन एक्सरे बीम स्कैटर्स इट्स इंटेंसिटी एट 1 मीटर, वन ये फ्रॉम होगा ना, 1 मीटर फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट इज व्हाट रिएक्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी, ठीक है। जब भी कोई एक्सरे बीम स्कैटर होगी तो जो इसकी इंटेंसिटी होगी 1 मीटर फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट इज़ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी, वो उसके ओरिजिनल इंटेंसिटी के कितने फ्रैक्शन में बचेगी। तो देखो अगर मैं बात करूँ स्कैटर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, स्कैटर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती है रैपिडली विद डिस्टेंस, इट विल डिक्रीज रैपिडली विद डिस्टेंस। और एट 1 मीटर, 1 मीटर पे जो स्कैटर रेडिएशन है, 1 मीटर पे जो स्कैटर रेडिएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.1% या फिर 0.1%, जो मतलब 1/1000 ऑफ द प्राइमरी बीम हो जाएगी, ठीक है। क्या बात कर रहा था, स्कैटर रेडिएशन की, भाई जब भी इस एक्सरे बीम स्कैटर करेगी तो जो इसकी इंटेंसिटी है वो 1 मीटर पे जाके ओरिजिनल इंटेंसिटी के कितने फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो भाई स्कैटर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो रैपिडली डिक्रीज़ करती जाएगी डिस्टेंस के साथ। 1 मीटर पे स्कैटर रेडिएशन अप्रॉक्सीमेटली 0.1% चला जाता है, दैट मीन्स 1/1000 फ्रैक्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्रिम्बॉन्डे स्टेट्स दैट सेल्स आर मोर रेडियो सेंसिटिव इफ़ दे आर, ये लॉ ऑफ, ये आपने पढ़ा होगा रेडियो बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई ये लॉ क्या स्टेट कर रहा है कि जो सेल्स है वो ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव है अगर वो हाईली प्रोलिफरेटिव है, हाईली डिफ्रेंशिएटेड है, या फिर इमैच्योर है। तो इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही है, तो देखो बिल्कुल, रेडियो सेंसिटिविटी इंक्रीजेज व्हेन सेल्स डिवाइड रैपिडली, ठीक है। जब सेल्स क्या हो रहे हैं, रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव है। हाईली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होके अगर वो अनडिफ्रेंशिएटेड है तो वो है ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव। और इमैच्योर, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और हाईली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स तो कौन से हो जाते हैं, नर्व और मसल्स, जो कि क्या होते हैं, रेडियो रेजिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थर्मोल्यूमिनेसेंट डॉसिमेट्री सिस्टम वुड यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल, जो TLD है पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस, वो इनमें से कौन सा क्रिस्टल यूज़ करेगा, सिल्वर हैलाइड, सोडियम थायोसल्फेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखो थर्मोल्यूमिनेसेंट डॉसिमीटर, TLD क्या होता है, स्टोर कर रहा है एनर्जी को, ठीक है। TLD से स्टोर एनर्जी व्हेन इरेडिएटेड, जब हीट होगी, जब हीट करेंगे उस TLD बैच को तो लाइट इमिट करेंगे प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन डोज,
ठीक है। तो इट कंटेन्स क्रिस्टल लिथियम फ्लोराइड। सिल्वर हैलाइड की मैं बात करूँ तो फिल्म बैच में हम इसे यूज़ कर लेते हैं। सोडियम थायोसल्फेट फिक्सर में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड OSLD में, ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डॉसिमीटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन इंक्लूड। सेकेंडरी रेडिएशन के जो सोर्सेज हैं वो इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे? बैकग्राउंड रेडिएशन, लीकेज रेडिएशन या फिर स्कैटर रेडिएशन। सेकेंडरी रेडिएशन कौन सी हो जाती है? रेडिएशन विच सेकेंडरी रेडिएशन वो हो जाती है विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम एक्सरे इक्विपमेंट और पेशेंट इंटरेक्शन। तो ये कौन कौन सी हो गई भाई? लीकेज रेडिएशन हो गई, जो भी मशीन में से इक्विपमेंट में से लीक कर रही होगी। स्कैटर रेडिएशन भाई पेशेंट से स्कैटर्ड हो गई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल डोज लिमिट और मेडिकल इमेजिंग पर्सोनल इंक्लूड्स रेडिएशन फ्रॉम। जो एनुअल डोज लिमिट है या फिर जो मेडिकल इमेजिंग पर्सोनल की लिमिट है वो रेडिएशन इंक्लूड कर रहे हैं फ्रॉम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, बैकग्राउंड रेज, मेडिकल एक्सरेज, 1 ओनली, 1 एंड 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो जो एनुअल डोज लिमिट है मेडिकल इमेजिंग पर्सोनल, तो एनुअल डोज लिमिट है फॉर मेडिकल इमेजिंग पर्सोनल या फिर जो ऑक्यूपेशनल वर्कर्स बोल देते हैं हम इनको, जो रेडिएशन में काम कर रहे हैं, उनको जो रेडिएशन लग रही है वो कौन कौन सी होती है? फ्रॉम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ये तो मैंने बताई थी, फ्रॉम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। तो डोज लिमिट्स अप्लाई ओनली टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, नॉट बैकग्राउंड रेडिएशन, नॉट मेडिकल एक्सरेज। तो द एनुअल डोज लिमिट फॉर मेडिकल इमेजिंग पर्सोनल इंक्लूड्स रेडिएशन फ्रॉम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनामोलीज आर पॉसिबल इन एन एक्सपोजर डोज ऑफ 40 रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज वर डिलीवर्ड टू अ प्रेग्नेंट यूट्रस इन द 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाई इनमें से कौन सी एनामोली होने की पॉसिबिलिटी है अगर 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसको 40 रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज या फिर 400 मिलीग्रे डोज रिसीव्ड हो गई है। स्केलेटल एनामोली, ऑर्गन एनामोली या फिर न्यूरोलॉजिक एनामोली। ठीक है, 1 ओनली, 2 ओनली, 2 एंड 3 या 1 2 एंड 3। देखो थर्ड वीक के अंदर इसके लिए आपने पढ़ा होगा प्रेगनेंसी, इसका अलग से टॉपिक है। प्रेगनेंसी पे जो रेडिएशन अफेक्ट्स रखते हैं, रेडिएशन अफेक्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इफ़ यू वांट मैं वन शॉट वीडियो में कवर कर दूंगी ये टॉपिक। बाकी अभी देखते हैं 3rd वीक के अंदर जो डोज लगती है पेशेंट को। ठीक है, तो 3rd वीक पे जो डोज लगेगी यूट्रस को, प्रेग्नेंट फीमेल को, तो क्या हो जाता है वो ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या करेगा? ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब रेडिएशन कैन कोज मेजर कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस। तो मेजर कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस का मतलब तीनों इंक्लूड हो गए। स्केलेटल एनामोली भी हो सकती है, ऑर्गन एनामोली या न्यूरोलॉजिक एनामोली, दैट इज़ 1 2 एंड 3, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if a quantity of ionizing radiation is delivered to a body over a long period of time, the effect। अगर आयनाइजिंग रेडिएशन किसी की बॉडी में ज़्यादा टाइम तक डिलीवर्ड हो रही है तो उस अफेक्ट को ठीक है, उस अफेक्ट को क्या बोलेंगे ये नहीं पूछा। क्या पूछा है? अगर आयनाइजिंग रेडिएशन की जो क्वांटिटी है वो बॉडी पे बहुत ही लंबे समय तक लग रही है तो जो अफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा देन इफ़ इट वर डिलीवर्ड ऑल एट वन टाइम। ठीक है, तो वो अफेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम वही डोज पेशेंट को एक बार में दे देंगे। कम होगा एक बार में देने से, या फिर इसका कोई रिलेशन ही नहीं है कितने टाइम में डिलीवर्ड होगी, या फिर ये सिर्फ रेडिएशन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो देखो, अगर हम पेशेंट को एक साथ देंगे तो डैमेज ज़्यादा होगा। ठीक है, इफ़ अ क्वांटिटी जो अफेक्ट होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर हम इसको दे रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया है कि अब हम डोज कैसे दे रहे हैं? फ्रैक्शनेशन में। ठीक है, यही हो गया सीधा सा कंपैरिजन। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या तो मैं
44 ग्रे को दो ग्रे करके दे रही हूँ, ठीक है, तो वो ज़्यादा विल बी लेस, तो उसका इफेक्ट कम होगा अगर मैं उसको पूरी की पूरी 44 ग्रे को एक बार में दे दूँगी उससे, ठीक है। तो भाई यही तो होता है जब हम करेंगे रेडियो सर्जरी की बात, जैसे कि साइबर नाइफ वगैरह, तो उसमें क्या होता है बहुत सारी रेडिएशन हमने एक बार में ट्यूमर को दी और वो पूरा ट्यूमर ख़त्म हो गया। और जो रेडियोथेरेपी हो रही है नॉर्मली, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शंस में डोज को दे रहे हैं लंबे टाइम तक, ठीक है। तो ये इट विल बी लेस अफेक्टिव देन इफ़ इट वर डिलीवर्ड ऑल एट वन टाइम, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ट्यूमर्स में हम ऑल एट वन टाइम, इनके बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, है ना, इसलिए वो सब में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिकमेंडेड फॉर द प्रेग्नेंट रेडियोग्राफर। प्रेग्नेंट रेडियोग्राफर के लिए कौन सा ऑप्शन हम रिकमेंड करेंगे। पहला ऑप्शन है, ठीक है, चेंज डोसिमेटर। अच्छा, ये तो एक हमने इसने तो सिर्फ डिसएडवांटेज बोला है डोज फ्रैक्शनेशन का, कि ये सेलुलर रिपेयर अलाउ करता है ना, सेलुलर रिपेयर अलाउ कर रहा है, ये इसका एडवांटेज भी है। ये भी सुनो, सेलुलर रिपेयर अलाउ कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें तो क्या होगा कि एक साथ ही दे देंगे तो नॉर्मल सेल्स है वो भी एक बार में डैमेज हो गई, लेकिन अगर हम फ्रैक्शनेशन में दे रहे हैं तो जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको रिपेयर होने का टाइम मिल रहा है, लेकिन इसी के साथ जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको भी रिपेयर होने का टाइम मिल रहा है, तो जो बायोलॉजिकल डैमेज है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या रिकमेंड करेंगे प्रेग्नेंट रेडियोग्राफर को, चेंज डोसीमीटर्स वीकली, वेयर अ सेकंड डोसीमीटर अंडर द लेड एप्रॉन, वेयर 2 डोसीमीटर एंड स्विच देयर पोजीशन अप्रोप्रिएटली, द प्रेग्नेंट रेडियोग्राफर मस्ट लीव रेडिएशन एरिया फॉर ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो भाई ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी में वो लीव कर दे रेडिएशन एरिया, ये तो है ही, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट रेडियोग्राफर है, मतलब रेडिएशन वर्कर है वो, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो अपना बिल्कुल काम ही छोड़ दे, प्रेग्नेंट है तो, ऐसा नहीं, ठीक है। सेफ्टी रखनी है हमें, है ना, सेफ्टी रखनी है, बिल्कुल उसको ज़्यादा रेडिएशन वाले एरिया में नहीं प्रेफर करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई कंजोल से भी दूर भेज दो, तो क्योंकि वो रेडिएशन वर्कर है ना, तो क्या हो जाएगा, वियर अ सेकंड डोसीमीटर अंडर द लेड एप्रॉन एट द वेस्ट लेवल, जो क्या करेगा, फीटस को कितनी डोज लग रही है वो भी मेज़र करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोज्ड ऑफ नॉन डिवाइडिंग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, इनमें से कौन सा नॉन डिवाइडिंग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स से मिलके बने हुए हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया, एपिथेलियल सेल्स, लिम्फोसाइट्स। तो अगर मैं बात करूँ नॉन डिवाइडिंग मतलब कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स की, नॉन डिवाइडिंग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, तो ये कौन से हो जाएंगे, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया जो ब्रेन के हैं, तो ये क्या होते हैं, रेडियो रेजिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज फिल्ट्रेशन अफेक्ट द प्राइमरी बीम। जो फिल्ट्रेशन है वो प्राइमरी बीम को किस तरीके से अफेक्ट करता है। फिल्ट्रेशन का क्या पर्पस होता है कि इसने क्या करा, लो एनर्जी वाले जो फोटोन्स हैं उनको तो रिमूव कर दिया, ठीक है, लो एनर्जी वाले को रिमूव करा, तो इसने क्या किया, जो एवरेज एनर्जी है प्राइमरी बीम की वो बढ़ा दी, ऑफ है, एवरेज एनर्जी क्या कर दी उसने, बढ़ा दी, भाई रिमूव कर दिया लो एनर्जी फोटोन्स को। अगर इसने फिल्ट्रेशन ने क्या किया, रिमूव कर दिया लो एनर्जी फोटोन्स को। अब अगर इसने लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव कर दिया तो अब बीम कैसी हो गई, मोर पेनिट्रेटिंग, एवरेज एनर्जी बढ़ गई इसकी, हायर एवरेज एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ जो पेशेंट को डोज है वो भी कम लगेगी, क्योंकि जो लो एनर्जी फोटोन्स है उसको पेशेंट की बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती थी, लो पेशेंट डोज। अच्छा, ऑप्शंस गो थ्रू करते हैं। इट इंक्रीजेज द एवरेज एनर्जी ऑफ द प्राइमरी बीम, बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन सही है भाई, ये प्राइमरी बीम की एवरेज एनर्जी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम लेड रिक्वायरमेंट फॉर लेड एप्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द NCRP। तो नेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग मिनिमम लेड रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए हमें लेड एप्रॉन में,
1 mm lead equivalent, 0.25 lead 2.25 mm lead equivalent, 0.5 mm lead equivalent या फिर 0.05 mm lead equivalent। तो NCRP ने क्या रिकमेंड किया है, 0.5 mm lead equivalent protection for scatter radiation and occupational exposure। जो 0.5 mm lead एप्रोन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा 90% स्कैटर, it will absorb 90% scatter at 75 kVp and 99% एट इससे अगर लोअर kVp है तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द GI ट्रैक्ट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मोस्ट रेडियो सेंसिटिव पोर्शन कौन सा है, अपर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल बावल या फिर सीकम एंड असेंडिंग कॉलोन। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल बोवल। क्यों है स्मॉल बोवल ही, क्योंकि रैपिडली डिवाइडिंग ड्यू टू रैपिडली डिवाइडिंग एपिथेलियल स्टेम सेल्स, एपिथेलियल स्टेम सेल्स, तो हाई रिजनरेशन रेट है, हाई सेंसिटिविटी होगी। अपर ईसोफेगस के अंदर स्ट्रेटिफाइड सेल है, स्टमक की मॉडरेट सेंसिटिविटी है और सीकम और असेंडिंग की भी कम है। ठीक है, तो रैपिड टर्नओवर है जहाँ पे, वहाँ पे सेंसिटिविटी क्या है, हाइयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेच्योर सेल्स आर रेफर टू एज। इमेच्योर सेल्स का मतलब क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, स्टेम सेल्स, जेनेटिक सेल्स। तो देखो इमेच्योर सेल्स आर रेफर टू एज, हैव इमेच्योर सेल्स कौन से हो जाते हैं, हैव नो स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जिनका कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं है। इसके अलावा रिटेन कैपेसिटी टू डिवाइड, तो अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं ये बिल्कुल, है ना। और स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स क्या हो जाते हैं, रिप्लेनिश टिश्यूज। ठीक है, जेनेटिक सेल्स इज नॉट अ सेल क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एक्सरे फोटोन इंटरेक्शन विथ मैटर एंड द ट्रांसपेरेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द फोटोन्स एनर्जी टू द मैटर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कौन सा टर्म हम यूज़ करेंगे ये डिस्क्राइब करने के लिए जब एक्सरे फोटोन इंटरेक्शन हुआ है मैटर के साथ और ट्रांसफ़र हुआ है फोटोन एनर्जी का कुछ पार्ट मैटर में। तो एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, एटीन्यूएशन या फिर डाइवर्जेंस। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब तो क्या हो गया कि भाई कंप्लीट एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है। एटीन्यूएशन का मतलब क्या हुआ है, टोटल रिडक्शन हुआ है, मतलब एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटर। डाइवर्जेंस का मतलब तो क्या हो गया कि बीम स्प्रेड हुई है, मतलब बीम फैल गई, इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, एक्सरे फोटोन इंटरेक्ट हुई है मैटर के साथ, तो भाई स्कैटरिंग, जब स्कैटरिंग हुई है तो क्या होगा, जब स्कैटरिंग हुई है तो फोटोन ने क्या किया, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को लॉस किया और डायरेक्शन को चेंज किया, जैसा कि किस में हो रहा है, कॉम्पटन इंटरेक्शन में। तो स्कैटरिंग के अंदर ऐसा होगा, कॉम्पटन स्कैटरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ एनाटॉमिक कंप्रेशन ड्यूरिंग इमेजिंग इंक्लूड। अगर ठीक है, इमेजिंग के दौरान हम किसी भी एनाटॉमी का पार्ट को कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, डिक्रीज पेशेंट डोज, इंप्रूव कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, इंप्रूव स्पैचर रिजोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो भाई अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो पर्टिकुलर टिश्यू की थिकनेस रिड्यूस हुई, जैसे कि हम मैमोग्राफी में ब्रेस्ट को कंप्रेस करते हैं तो इट विल रिड्यूस टिश्यू थिकनेस, है ना, डिक्रीजेज स्कैटर, improves image contrast, allow lower MS। ठीक है, लोअर MS को अलाउ कर रहा है तो जो डोज है वो भी डिक्रीज़ हो गई, इट विल डिक्रीज डोज। और जो स्पैचर रिजोल्यूशन है वो डिपेंड करता है फोकल स्पॉट के साइज पे, मोशन पे, डिटेक्टर पे। ठीक है, तो कंप्रेशन का स्पैचर रिजोल्यूशन पे डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये पेशेंट की डोज को घटाएगा और इस कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन को भी इम्प्रूव करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी वॉल दैट
द यूजफुल एक्सरे बीम कैन बी डायरेक्टेड टूवर्ड इज कॉल्ड, वो वॉल जिससे जो एक्सरे बीम है, यूज़फुल एक्सरे बीम का मतलब क्या हो गया, जो प्राइमरी बीम है वो डायरेक्ट कर रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी बैरियर, प्राइमरी बैरियर, लीकेज बैरियर या स्कैटर्ड बैरियर। तो प्राइमरी बैरियर हो जाएगा बिकॉज इट डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डायरेक्ट एक्सरे बीम, ठीक है, जो कि थिकर लेड या कॉन्क्रीट होती है। सेकेंडरी बैरियर में स्कैटर प्लस लीकेज बैरियर ट्यूब हाउसिंग रेडिएशन, स्कैटर्ड बैरियर जो पेशेंट से स्कैटर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल डोज लिमिट फॉर ऑक्यूपेशनली एक्सपोज इंडिविजुअल इज़ वैलिड फॉर, जो एनुअल डोज लिमिट है ऑक्यूपेशनली एक्सपोज इंडिविजुअल की वो किस किस के लिए वैलिड है, अल्फ़ा बीटा एक्सरे रेडिएशन, एक्स एंड गामा रेडिएशन, बीटा एक्स एंड गामा रेडिएशन, ऑल आयनाइजिंग रेडिएशन। तो जो एनुअल डोज लिमिट है अगर ऑक्यूपेशनली एक्सपोज इंडिविजुअल चाहे उसको किसी भी टाइप की आयनाइजिंग रेडिएशन लगी है सबके लिए वैलिड है एनुअल डोज लिमिट। तो एनसीआरपी डोज लिमिट अप्लाई टू अल्फ़ा बीटा एक्सरे गामा रे इनफैक्ट न्यूट्रॉन्स टू, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गोनाडल शील्डिंग इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से कौन सा गोनाडल शील्डिंग का टाइप है। पहला ऑप्शन है फ्लैट कॉन्टैक्ट, शेप्ड कॉन्टैक्ट या शेडो। तो फ्लैट कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, सिंपल लेड शीट। शेप्ड कॉन्टैक्ट हो जाता है एनाटॉमिकल कॉन्टोर, मतलब पर्टिकुलर पार्ट का हमने क्या कर दिया, कॉन्टोर बना दिया, एनाटॉमिकल कॉन्टोर। शेडो हो जाता है लेड बिटवीन ट्यूब एंड पेशेंट, ठीक है। तो जो गोनाडल शील्डिंग है वो उसमें ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे, फ्लैट कॉन्टैक्ट भी, शेप्ड कॉन्टैक्ट भी और शेडो भी। बस ये जो शेडो शील्डिंग है वो फ्लोरोस्कोपी में यूज़ नहीं होती है, लाइव इमेजिंग चलता है क्योंकि उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज़ रिक्वायर्ड टू कॉज टेम्परेरी इनफर्टिलिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर होगा, मतलब कितना रेडिएशन एक्सपोजर होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कि उसमें टेम्परेरी फर्टिलिटी आ जाए, ठीक है, टू कॉज टेम्परेरीली इनफर्टिलिटी, सॉरी ये इनफर्टिलिटी ऐसे साथ में है ना, टेम्परेरी इनफर्टिलिटी मतलब कि कितना रेडिएशन एक्सपोजर लगेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कि अब पेशेंट जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें टेम्परेरी इनफर्टिलिटी आ गई है। तो जो टेम्परेरी इनफर्टिलिटी या फिर हम जिसको बोल सकते हैं टेम्परेरी स्टरिलिटी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ टेम्परेरी स्टरिलिटी की तो वो मेल्स के अंदर आ जाती है 200 रेडिएशन एब्सॉर्ब डोज में, है ना, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करें परमानेंट की तो परमानेंट क्या आ जाती है, परमानेंट आ जाती है 500 to 600 रेडिएशन एब्सॉर्ब डोज पे। अच्छा, और 300 से 400 ये भी क्लोजर ही है परमानेंट डैमेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सोनल रेडिएशन मॉनिटर्स विल प्रोवाइड एन इमीडिएट रीडिंग, इनमें से कौन से टाइप का पर्सोनल मॉनिटरिंग डिवाइस है जो कि हमें इमीडिएट रीडिंग मतलब हैंड टू हैंड रीडिंग दे देगा। पहला ऑप्शन है ये TLD है ना, TLD थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है जो मैं साथ के साथ बताती जा रही हूँ, आई होप कि कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो रहा हो इस वजह से आपको। पहला ऑप्शन है TLD, दूसरा है फिल्म बैच, तीसरा है लिथियम फ्लोराइड चिप्स, चौथा है पॉकेट डोसीमीटर। तो जो पॉकेट डोसीमीटर है वो हमें इमीडिएट रीडिंग देता है, आयनाइजेशन चैम्बर, डायरेक्ट रीड आउट और हाई रिस्क एरियाज़ में हम इसे यूज़ करते हैं। फिल्म बैच 1 मंथ लेटर, TLD 3 मंथ लेटर, OSL में भी हमें लैब एनालिसिस चाहिए पूरा, लेकिन जो पॉकेट डोसीमीटर है उसमें हमें इमीडिएट रीडिंग मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल टॉप एक्सपोजर रेट ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी शैल नॉट एक्सेड, ठीक है, फ्लोरोस्कोपिंग के दौरान लाइव इमेजिंग के दौरान जो टेबल टॉप का एक्सपोजर रेट है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 मिली रोइंजन पर मिनट, 10 रोइंजन पर मिनट, 10 मिली रोइंजन पर मिनट या फिर 5 रोइंजन पर आवर। तो भाई टेबल टॉप की एक्सपोजर रेट ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी वो कितने से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, शैल नॉट एक्सीड मोर देन 10 रोइंजन पर मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर कंसिडर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी हो जाती है, जिनके पास ना कोई मास है ना कोई चार्ज है, वो कौन सी हो जाएगी, एक्स रेज एंड गामा रेज। जो बीटा पार्टिकल्स वो किस में आ जाते हैं, पर्टिकुलेट रेडिएशंस में, ठीक है, पर्टिकुलेट रेडिएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फ्लोरोस्कोपी इक्विपमेंट आर डिजाइन स्पेशली टू एलिमिनेट अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर टू द पेशेंट और पर्सोनल। इनमें से कौन सा फीचर है फ्लोरोस्कोपिक इक्विपमेंट का जो डिज़ाइन किया गया है स्पेशली जो अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है पेशेंट को और जो रेडियोग्राफर या फिर जो पर्सोनल्स हैं उनको। बक्की स्लोट कवर, एक्सपोजर स्विच, फुट पैडल, क्यूमुलेटिव एक्सपोजर टाइमर, या फिर 1 ओनली 1 एंड 2 2 एंड, या फिर 1 2 एंड 3। तो देखो बक्की स्लोट कवर, तो बक्की स्लोट कवर भी लीकेज प्रिवेंट कर रहा है ना। और ये जो फुट पैडल है एक्सपोजर स्विच, ये एक्सपोजर तभी देगा, एक्सपोजर ओनली व्हेन प्रेस्ड। क्यूमुलेटिव एक्सपोजर टाइमर क्या है, जो कि अलर्ट करेगा प्रोलोंग्ड एक्सपोजर को, कि भाई अगर जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा टाइम तक हो रहा है तो ये अलर्ट कर देगा। अलर्ट प्रोलोंग्ड एक्सपोजर यूजुअली एवरी 5 मिनट्स, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तीनों 1 2 एंड 3 तीनों ही क्या है, डिज़ाइन करे गए हैं जिससे कि अननेसेसरी का रेडिएशन एक्सपोजर एलिमिनेट हो। बक्की स्लोट कवर भी लीकेज प्रिवेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये तभी एक्सपोजर स्विच का मतलब तभी एक्सपोजर होगा जब हम उसको दबाएंगे। क्यूमुलेटिव एक्सपोजर टाइमर भी क्या करेगा, प्रोलोंग्ड एक्सपोजर को अलर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडिएशन आउटपुट फ्रॉम अ डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जो रेडिएशन आउटपुट है डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब से वो कौन सी यूनिट में मेजर होता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, रोएंटगन इक्विवेलेंट रोएंटगन या फिर बैक्यूलर। तो ट्यूब से हम क्या करते हैं, रोएंटगन में, ठीक है, इट इज़ मेजर्ड इन रोएंटगन। एक्सपोजर इन एयर, आयनाइजेशन प्रोड्यूस बाय फोटोन्स, ठीक है, रोएंटगन इक्विवेलेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, बैक्यूलर रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जेनेटिक डोज ऑफ रेडिएशन बोर्न बाय ईच मेंबर ऑफ द रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज कॉल्ड द। जो जेनेटिक डोज ऑफ रेडिएशन है जो कि विच इज़ बोर्न बाय ईच मेंबर ऑफ द रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली रिलेटेड डोज, जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज, सोमेटिक रिलेटेड डोज या सोमेटिक सिग्निफिकेंट डोज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज। तो ये क्या हो जाती है, इट एस्टिमेट्स एवरेज गोनाडल डोज, एवरेज गोनाडल डोज वेटेड बाय एज एंड फर्टिलिटी। किस लिए यूज़ करते हैं हम इसको, टू असेस जेनेटिक रिस्क टू फ्यूचर जनरेशंस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू NCRP द प्रेग्नेंट रेडियोग्राफर गेस्टेशनल डोज इक्विवेलेंट लिमिट ऑफ अ 1 मंथ पीरियड इज, ये पहले भी आ गया था क्वेश्चन, 0.5 मिलीमीटर वॉज फॉर 0.5 मिलीसाइवर्ट, और टोटल प्रेगनेंसी लिमिट कितनी हो जाएगी, 5 मिलीसाइवर्ट। ठीक है, इट विल प्रोटेक्ट एम्ब्रियो और फीटस फ्रॉम माल फॉर्मेशन और ग्रोथ रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विद इन वॉट परसेंटेज ऑफ द सोर्स इमेज डिस्टेंस मस्ट द कॉलीमीटर लाइट एंड एक्चुअल इरेडिएटेड एरिया बी एक्यूरेट। कितने परसेंटेज में, मतलब कितनी टोलरेंस लेवल है इसका, कि जो सोर्स टू इमेज डिस्टेंस है और जो मस्ट द कॉलीमीटर लाइट, और ठीक है जो कॉलीमीटर की लाइट है और जो एक्चुअल इरेडिएटेड एरिया है वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो इट इज़ 10% ऑफ सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, लाइट फील्ड, रेडिएशन फील्ड हो गया, एक्यूरेसी विथ इन ±10% ऑफ सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि सोर्स टू इमेज डिस्टेंस मान लो अगर 100 सेंटीमीटर है तो इट अलाउ मिसमैच ऑफ 10 सेंटीमीटर, अगर उससे ज़्यादा है तो दिक्कत हो जाएगी, अगर 10 सेंटीमीटर तक मिसमैच हुआ है तो इट विल बी एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट वेज टू चेक और क्रैक्स इन लेड एप्रॉन्स आर। ठीक है, हमें लेड एप्रॉन्स के अंदर क्रैक्स वगैरह चेक करने हैं तो उसका करेक्ट वे क्या है, टू फ्लोरोस्कोप दैम वंस अ ईयर, हम उसको फ्लोरोस्कोप करेंगे वंस अ ईयर। टू रेडियोग्राफ दैम एट लो किलो वोल्टेज ट्वाइस अ ईयर, बाय विजुअल इंस्पेक्शन। तो भाई विजुअल इंस्पेक्शन तो क्या हो गया, रूटीन डेली चेक हो गया, कि भाई देखने से पता पड़ गया हमें कि कोई
कोई क्रैक है। लो वोल्ट ये क्या हो जाएगा, डिटेक्ट स्मॉल क्रैक्स को डिटेक्ट कर लेगा। और टू फ्लोरोस्कोप द वंस अ ईयर, ये भी बेस्ट मेथड है। अच्छा, जो NCRP है उसने रिकमेंड किया है एनुअल फ्लोरोस्कोपिक इंस्पेक्शन, बेस्ट मेथड है ये। क्या कर लेते हैं, एनुअल फ्लोरोस्कोपिक इंस्पेक्शन किसने, NCRP ने रिकमेंड किया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, डेट इज़ 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टारगेट थ्योरी अप्लाइज टू, टारगेट थ्योरी किस पे अप्लाई होती है। तो द टारगेट थ्योरी बोलती क्या है कि जो रेडिएशन डैमेज अकर्स व्हेन क्रिटिकल टारगेट आर हिट, ठीक है, रेडिएशन डैमेज होगा कब, जब क्रिटिकल टारगेट हिट हुआ है, व्हेन क्रिटिकल टारगेट इज हिट। तो DNA इज़ द मोस्ट क्रिटिकल सेलुलर टारगेट, तो द टारगेट थ्योरी अप्लाइज टू DNA मॉलिक्यूल्स। Which of the following are features of fluoroscopic equipment designed specially to eliminate unnecessary radiation to patient or personnel? ये पहले वाला ही जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि ऑप्शंस अलग है। पहले वाले में क्या ऑप्शंस थे हमारे, तैयारी था क्वेश्चन, कहाँ गया। हाँ ये अच्छा ठीक है, ऑप्शंस अलग है, वही पूछा है भाई। लाइव इमेजिंग के अंदर, लाइव इमेजिंग ये हो गया, लाइव इमेजिंग के अंदर अननेसेसरी रेडिएशन कम लग रही है तो उसका क्या है भाई, प्रोटेक्टिव कर्टेन क्या कर लेगा, जैसे कि लेड का वो लगा देते हैं ना बीच में, क्या बोलते हैं उसे, लेड का इसे टेबल सा कर्टेन सा, तो ये स्कैटर स्टाफ को कम लगेगी। फिल्ट्रेशन लो एनर्जी फोटोन्स रिमूव करेगा। कॉलिमेशन भी एक्सपोज एरिया और स्कैटरिंग को रिड्यूस करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भी 1, 2 एंड 3 तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज सोर्स ऑफ रेडॉन एक्सपोजर, इनमें से कौन सा रेडॉन एक्सपोजर का सोर्स होगा। इंडोर्स इन हाउसेस, स्मोकिंग सिगरेट्स, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स। तो रेडोन एक रेडियो एक्टिव गैस है जो कि फ्रॉम यूरेनियम डिके इन सॉइल, ये एक्यूमुलेट कहाँ से हो रही है, वेंटिलेटेड हाउस जैसे कि बेसमेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, वेंटिलेटेड हाउसेस से आ गई जो बेसमेंट्स वगैरह हैं। और ये जो सिगरेट्स हैं, टोबैको लीव्स एब्जॉर्ब करती है रेडोन को, ठीक है, जो टोबैको लीव्स हैं वो एब्जॉर्ब करती है रेडॉन को। और जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है तो मेन मेड एक्सरेज यूज़ करता है ना कि रेडॉन। तो क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्किन रेस्पॉन्स टू रेडिएशन एक्सपोजर विच अपेयर एज रेडनिंग ऑफ द इरेडिएटेड स्किन एरिया इज नोन एज, ठीक है, मतलब क्या हो गया कि स्किन रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है तो स्किन क्या रेस्पॉन्स देगी, ठीक है, मतलब ठीक है, स्किन पे रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है तो वो अब कैसे अपेयर हो रही है, जो रेडिएटेड स्किन एरिया है वो कैसे दिख रही है हमें, रेडनिंग, रेड सी दिख रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई डिस्क्रिमेशन, मॉइस्ट डिस्क्रिमेशन, इरिथमा या फिर एपिलेशन। तो क्या बोलेंगे हम इसको, इरिथमा। इरिथमा अर्ली डिटर्मिनिस्टिक स्किन रिएक्शन है, अपेयर्स होती है आवर्स टू डेज आफ्टर एक्सपोजर, कॉज बाय कैपिलरी डायलेशन। अगर ड्राई स्क्विमेशन की बात करूँ तो ये होती है लेटर पिलिंग। मॉइस्ट डिस्क्रिमेशन की अगर मैं बात करूँ, सीवियर इंजरी होता है ऐसा, और एपिलेशन तो हेयर लॉस है ही, ठीक है। तो एरिथमा क्या है, अर्ली डिटर्मिनिस्टिक स्किन रिएक्शन इन विच द इरेडिएटेड स्किन अपीयर्स रेड एंड इट अपीयर्स आवर्स टू डेज आफ्टर एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिक अफेक्ट ऑन एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जो बायोलॉजिक अफेक्ट है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ टिश्यू इंटरेक्शन, अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन या फिर बायोलॉजिक डिफरेंसेस। तो जो रेडिएशन का अफेक्ट है वो वेरी करेगा, रेडिएशन क्वालिटी एंड इंटरेक्शन, एब्जॉर्ब डोज, एज, हेल्थ या जेनेटिक्स। सेम डोज का सेम अफेक्ट नहीं आएगा पीपल्स के अंदर। तो बायोलॉजिकल अफेक्ट ऑन एन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ टिश्यू इंटरेक्शन, अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, सब पे ही डिपेंड करेगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अफेक्टिव मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए इनमें से कौन से अफेक्टिव मीन्स, टाइम डिस्टेंस बैरियर, मतलब टाइम डिस्टेंस शील्डिंग बैरियर्स, लाइट बैरियर्स हो गए भाई, तीनों ही क्या है अफेक्टिव मेथड्स हैं फॉर रिड्यूसिंग द रेडिएशन एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द effects of radiation on biologic material depend on several factors. If a large quantity of radiation is delivered to a body over a short period of time, क्या बोल रहा है, जो रेडिएशन का अफेक्ट है बायोलॉजिक मटेरियल पे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन हम डिलीवर्ड कर रहे हैं बॉडी में ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कम टाइम के अंदर हमने पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा रेडिएशन डिलीवर्ड कर दी, तो जो अफेक्ट है वो ज़्यादा होगा उससे कि अगर हम उसे ज़्यादा फ्रैक्शंस में दे रहे हैं, विल बी लेस देन, जो पहले क्वेश्चन था उसका अपोजिट पूछ लिया है अब, will be less than if it were delivered in increments, has no relation to how it is delivered and solely depend on the radiation quality। तो देखो जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बॉडी को रेडिएशन डिलीवर्ड हो रही है उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो हम ज़्यादा टाइम तक दे रहे हैं, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन इफ डिलीवर्ड इन इंक्रीमेंट्स और फ्रैक्शंस। तो बिकॉज फ्रैक्शनेशन अलाउस रिकवरी। नेक्स्ट है हमारा सोमेटिक अफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन रेफर टू अफेक्ट्स that are manifested in the descendants of the exposed individual during the life of the exposed individual, in the exposed individual and his or her descendants in the reproductive cells of the exposed individual। ठीक है, तो देखो जो सोमेटिक अफेक्ट ऑफ रेडिएशन रेफर्स टू अफेक्ट दैट आर मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एक्सपोज इंडिविजुअल। ठीक है, जो सोमेटिक अफेक्ट्स होता है बॉडी टिश्यूज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कैंसर हो गया, कैटरेक्ट हो गया, स्किन इंजरी हो गई, तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एक्सपोज इंडिविजुअल के लाइफ के दौरान ही ये रेडिएशन क्या हो रहे हैं अफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, डिसेंडेंट्स क्या हो जाते हैं, जो जेनेटिक अफेक्ट्स, ठीक है, जेनेटिक अफेक्ट्स, और जो ये हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स वाले, डिसेंडेंट्स तो हो गए जेनेटिक अफेक्ट, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स वाले ये हो जाते हैं हेरिडिटरी अफेक्ट। तो ये कहाँ जा रहे हैं फ्यूचर जनरेशन में, ना कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एक्सपोज इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट मिनिमम टोटल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन इनहेरेंट प्लस एडेड। तो फिल्ट्रेशन लो एनर्जी रिमूवल है, वो दो टाइप के होते हैं, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन एंड एडेड फिल्ट्रेशन। तो मिनिमम टोटल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन हमें कितना चाहिए एक्सरे इक्विपमेंट में जिसको हम 70 kVp से ऊपर में ऑपरेट कर रहे हैं। तो 2.5 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट, 3.5 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट, 2.5 mm कॉपर इक्विवेलेंट, 3.5 mm कॉपर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो मिनिमम जो टोटल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो हमें चाहिए 2.5 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव लो एनर्जी फोटोन्स, रिड्यूस पेशेंट स्किन डोज एंड मैंडेटरी फॉर डायग्नोस्टिक एक्सरे यूनिट। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव लो एनर्जी फोटोन्स, reduce patient skin dose, mandatory for diagnostic X-ray units। नेक्स्ट है हमारा द डोज ऑफ रेडिएशन दैट विल कॉज अ नोटिसेबल स्किन रिएक्शन इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, रेडिएशन लगने की वजह से जो स्किन रिएक्शन हुआ है नोटिसेबल, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र, सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस, स्किन एरिथमा डोज या सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर एसिडी, स्किन एरिथमा डोज। स्किन एरिथमा डोज क्या हो जाती है थ्रेशोल्ड डोज फॉर एरिथमा, वो रेडिएशन की डोज जो कि जिससे कि क्या हो रहा है नोटिसेबल स्किन रिएक्शन। ठीक है, थ्रेशोल्ड डोज ऑफ एरिथमा दैट इज स्किन रिएक्शन, एरिथमा। ठीक है, एलईडी तो रेडिएशन क्वालिटी हो गई है, डिस्टेंस की बात कर रहा है ये भी डिस्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन प्रोटेक्शन कंसेप्ट्स और मेजर अप्लाई टू मोबाइल रेडियोग्राफी। इनमें से कौन से रेडिएशन प्रोटेक्शन कंसेप्ट्स है जो कि हम अप्लाई करेंगे मोबाइल रेडियोग्राफी में। द रेडियोग्राफर शुड बी एटलीस्ट 6 feet फ्रॉम द पेशेंट एंड द एक्सरे ट्यूब ड्यूरिंग द एक्सपोजर।
द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्कैटर रेडिएशन इज परपेंडिकुलर टू द स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट्स, एटलीस्ट 1 लेड एप्रॉन शुड बी असाइन टू ईच मोबाइल यूनिट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखो बिल्कुल सही बात है, जो रेडियोग्राफर है वो कम से कम 6 फीट दूर होना चाहिए पेशेंट और जो एक्सरे ट्यूब है ड्यूरिंग द एक्सपोजर। ठीक है, तो इसीलिए वो जो मोबाइल कोड होती है वो लंबी होती है जो पेशेंट इतना दूर चला जाता है। ठीक है, स्कैटर इज लीस्ट एट 90 डिग्री नॉट परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। एटलीस्ट वर्ल्ड, बिल्कुल हर एक मोबाइल यूनिट के साथ एक लेड एप्रॉन चाहिए ही, ये रूल है ये यार भी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डिस्टेंस प्लस एप्रॉन एसेंशियल इन मोबाइल रेडियोग्राफी, याद रखने का। डिस्टेंस प्लस एप्रॉन कहाँ पे? मोबाइल रेडियोग्राफी में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 और 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो। ये है आज की रेडिएशन प्रोटेक्शन की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इन विच टाइप ऑफ मॉनिटरिंग डिवाइस डू फोटोन्स रिलीज इलेक्ट्रॉन्स बाय देयर इंटरेक्शन विथ एयर? कौन से पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस के अंदर जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे जब वो इंटरेक्ट करेंगे एयर के साथ? फिल्म बेस, TLD, पॉकेट डोजीमीटर या OSLD? ठीक है, तो जो पॉकेट डोजीमीटर है वो एयर फील्ड आयनाइजेशन चैम्बर है, इसके अंदर जो फोटोन है वो आयनाइज करेगी एयर को, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे और इमीडिएट डोज रीडिंग आएगी। फिल्म बेस तो फोटोग्राफिक है कि भाई जैसे ही गिरी तो जो डार्कनेस हुई फिल्म पे उससे पता पड़ेगा कितनी रेडिएशन निकली। क्रिस्टल ल्यूमिनेसेंस, TLD। ठीक है, OSLD ऑप्टिकल स्टिमुलेशन, तो इसका आंसर क्या होगा? पॉकेट डोजीमीटर। तो यही पूछ रहा है मॉनिटरिंग, कौन से टाइप ऑफ मॉनिटरिंग टाइम में फोटोन रिलीज इलेक्ट्रॉन्स बाय देयर इंटरेक्शन विथ एयर? तो देखो पॉकेट डोजीमीटर यूज एयर फील्ड आयनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, तो फोटोन्स ने क्या किया? आयनाइज किया एयर को, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए और हमारे पास क्या है? इमीडिएट डोज रीडिंग। ठीक है, तो आज की क्लास हो चुकी है। आई होप कि आपको ये रेडिएशन प्रोटेक्शन के 50 क्वेश्चंस हेल्पफुल रहे हों। जैसा भी फीडबैक है, कोई भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन। आई होप क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एस्पायरेंट्स का कोर्स बाय करना चाहते हैं वो बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो एस्पायरेंट्स के कोर्स की लिंक मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। और कोर्स बाय करने से पहले बिल्कुल रेडिएशन कोड लगाना ना भूलें, क्योंकि इस कोड से आपको मिलेगा 10% ऑफ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।